हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 11 कार्य और ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेसन चैप्टर जो है फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो कार्य और ऊर्जा के बारे में विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें जो मुख्य बातें हैं वो पढ़ेंगे कार्य की परिभाषा। कार्य की परिभाषा तथा वैज्ञानिक संकल्पना। तथा वैज्ञानिक संकल्पना। ठीक है, तो हमें पता है कार्य का ऊर्जा व शक्ति से निकट संबंध है। ऊर्जा व शक्ति से निकट संबंध है, यानी कार्य जो है वो ऊर्जा और शक्ति से संबंधित है। देखो, हम प्रतिदिन कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले और विज्ञान की दृष्टि से उपयोग किए जाने वाले कार्य शब्द का अर्थ अलग अलग है। अब देखो, हम दैनिक जीवन में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं और एक विज्ञान की दृष्टि से कार्य का उपयोग किया जाता है, तो इनमें दिन रात का अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। कैसे, किस प्रकार, तो देखते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कोई विद्यार्थी गणित में 50 प्रश्न हल करता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो गणित में 50 प्रश्न हल करता है। किसमें हल करेगा? गणित में सामान्यतः 50 प्रश्न हल करता है। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि वह काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से उसने कोई कार्य नहीं किया, और यदि किया तो वह बहुत थोड़ा कार्य किया। विज्ञान वहाँ पे कार्य नहीं मानता है, क्योंकि वह परिश्रम तो करता है। हम तो उसको बोल देते हैं, हमारी भाषा में हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति ने कार्य अधिक किया, परिश्रम किया, इसलिए कार्य अधिक किया। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में कार्य शून्य है या बहुत कम कार्य विज्ञान इसको मानता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति पूरे दिन जो दीवार है उसको धक्का लगाता है, यही दीवार है, उस दीवार को व्यक्ति पूरे दिन क्या लगाता है? धक्का लगाता है। इस क्रम में वह काफ़ी थक गया है और पसीने से तर हो गया, परंतु दीवार थोड़ी भी नहीं हिली। ठीक है, विज्ञान की दृष्टिकोण में उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि दीवार हिली नहीं, दीवार में विस्थापन हुआ ही नहीं। इसका मतलब उस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। जैसे दीवार वाला उदाहरण हमने देखा, इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, जिसमें हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति पूरे दिन किताबों से भरा कोई सूटकेस है, उसको अपने सर पर रख के खड़ा रहता है। ठीक है, जैसे किताबों से ये कोई सूटकेस है हमारे पास, तो इसको किताबों से भर लिया और उसको किताबों से भरने के उपरांत उसको सर के ऊपर रख के खड़ा रहता है, तो विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं होता है। और पढ़ाई के क्रम में यदि बात करें तो व्यक्ति जो है वो मानसिक परिश्रम तो करता है, लेकिन उसे शारीरिक परिश्रम निहित नहीं होता है, उसमें शारीरिक परिश्रम बिल्कुल नहीं होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कार्य नहीं है। ठीक है, और विज्ञान की दृष्टि में से कार्य की परिभाषा अलग है। जैसे कोई विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहा है, कोई भी विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहा है या दौड़ रहा है, तो वह शारीरिक रूप से कार्य कर रहा है। तो विज्ञान की दृष्टि में ये क्या है? कार्य है। तो शारीरिक रूप से जब कार्य करेगा, विज्ञान उसी को कार्य मानती है, विस्थापन जिसमें होता है। अब कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना हम देखें तो हम क्या समझा सकते हैं
वैज्ञानिक संकल्पना। तो एक फुटबॉल को किक मारने पर वह ज़मीन से कुछ दूरी तय करता है। जैसे फुटबॉल है, उसको जैसे किक मारा जाता है तो वह ज़मीन से कुछ दूरी पर जाके गिरता है। इसका मतलब वह कुछ गति करता है। इसमें फुटबॉल पर बल लगाया जाता है और फुटबॉल कुछ दूरी तक जाती है और यहाँ पर कार्य हुआ है। तो बल लगाते हैं, फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या किया गया है, कार्य किया गया है। जैसे फुटबॉल पर किक मारना, तो क्या किया गया, कार्य किया गया है। सेकंड स्थिति है, किताब को ज़मीन से उठाकर टेबल पर रखते हैं और उसके ऊपर बल लगाते हैं और जिसके कारण जो किताब वो टेबल पर पहुंचा है, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्य हुआ है। जैसे ये किताब है मान लो, तो इस किताब को हम उठाते हैं, ठीक है। इस किताब को उठा के ऐसे टेबल के ऊपर रखते हैं, तो टेबल के ऊपर रखेंगे तो हमने क्या लगाया, बल लगाया। बल लगाया तो किताब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है और विज्ञान के दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या किया गया, कार्य किया गया है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक होता है। तो ध्यान रखना ये कौन कौन सी शर्तें हैं, तो ये पूछा भी जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य के लिए आवश्यक शर्तें। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती है, तो सबसे पहले है किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना। किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना। तो पहले ये शर्त आवश्यक होती है, किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना। सेकंड, वस्तु का विस्थापित होना। वस्तु का विस्थापित होना। तो पहला है, किसी वस्तु पर बल यदि लगाया जाता है तो उस स्थिति में कार्य होता है, और कोई वस्तु है वो विस्थापित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वह क्या होता है, कार्य होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं वस्तु का बल के परिमाण के रूप में कुछ दूरी तय करना। अर्थात वस्तु का बल के परिमाण के रूप में कुछ दूरी तय करना। तो बल के परिमाण के रूप में कुछ दूरी तय करना पहली स्थिति है, किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना। सेकंड है वस्तु का विस्थापित होना, या हम बोल सकते हैं वस्तु का बल के परिमाण के रूप में कुछ दूरी का तय करना। तो ये दो स्थिति यदि संपन्न होती है तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य है उसको संपन्न माना जाता है, ठीक है। और इन दोनों में से यदि एक भी स्थिति संभव नहीं है तो वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा। विज्ञान के अनुसार कार्य की परिभाषा। तो विज्ञान के अनुसार हम कार्य को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो वैज्ञानिक के अनुसार कार्य की परिभाषा दी जा सकती है कि जब कोई वस्तु बल लगाने के कारण विस्थापित होता है, जब कोई वस्तु
बल लगाने के कारण विस्थापित होती है। तो यानी क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए और उसमें विस्थापित होना चाहिए, तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। यानी जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु विस्थापित होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में कार्य हुआ है। जैसे एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है या ट्रॉली को दूर लेके जाती है, ठीक है, तो लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और विस्थापित हुई, इसका मतलब वो क्या हुआ, कार्य है। तो ध्यान से देखना कि जैसे कोई लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है या किसी ट्रॉली को धकेलती है, उस स्थिति में लड़की ने क्या लगाया, उस ट्रॉली के ऊपर बल लगाया और लड़की जो ट्रॉली है, लड़की के द्वारा बल लगाने से जो ट्रॉली है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसका मतलब उस ट्रॉली में क्या होता है, विस्थापन होता है। और विस्थापन जब हुआ, बल लगा, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट होगा एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो नियत बल जब लगता है तो जो कार्य है वो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो देखना, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, माना किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है। ध्यान रखना, माना किसी वस्तु पर नियत बल F कार्य कर रहा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है और इस बल के कारण वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है तथा इस बल के कारण वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है। तो बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है। माना किया गया कार्य W है, माना किया गया कार्य W है। तो जब वस्तु पे कार्य किया जाता है तो वह हमने माना कि वह क्या है, W है। तो कार्य की परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः कार्य की परिभाषा से किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो W बराबर F इंटू एस। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस।
ठीक है, आप इसको समीकरण 1 दे सकते हो। ठीक, अतः कार्य की परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक इसमें स्थिति ध्यान रखनी है, कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अतः कार्य अदिश राशि, ध्यान रखना, कार्य का परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, तो कार्य क्या है, एक अदिश राशि होती है। और हमें पता है कि कार्य है वो जो है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः बल और विस्थापन किसी भी एक के शून्य होने पर कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। जैसे मान लो विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य, बल शून्य है तो क्या कार्य भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। माना यदि, जैसे हम स्थिति बात करें, यदि F बराबर 0 हो तो W बराबर F इंटू एस, ठीक है, तो W बराबर F का मान 0 है तो 0 इंटू एस, तो W बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार यदि सेकंड स्थिति बात करें, यदि S बराबर 0 हो तो W बराबर F इंटू एस, तो W बराबर F इंटू 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों में से किसी का भी मान यदि शून्य हो तो कार्य जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये आपको कुछ स्थिति है वो ध्यान में रखनी है। अतः दोनों स्थितियों में बल और विस्थापन किसी एक की अनुपस्थिति में कार्य शून्य होता है। अतः बल तथा विस्थापन में से किसी एक के शून्य होने पर या अनुपस्थित होने पर कार्य शून्य होता है। यानी कोई सा भी यदि अनुपस्थित है तो किए गए कार्य का मान क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे परिणाम ये है कि किसी भी वस्तु पर कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट होगा कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है वो हम देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है। अब देखना, इसमें हमने देखा कि जो कार्य है W बराबर F इंटू एस, यही तो हमने देखा था। तो W बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन और विस्थापन होता है मीटर। तो कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, या हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। और ये कार्य का कौन सा मात्रक होता है, एसआई मात्रक। और इस मात्रक को जूल भी कहा जाता है। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना।
जूल कहा जाता है। तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर या जूल। तो कार्य का मात्रक या तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको स्थिति है वो ध्यान में रखनी है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कार्य और उसके बाद में ऊर्जा, उससे रिलेटेड हमने सबसे पहले कार्य के बारे में जाना कि कार्य होता क्या होता है, कार्य के लिए कौन सी शर्तों का होना आवश्यक होता है, कार्य को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं और कार्य का ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, और जो कार्य है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये सब जो है वो आज के इस वीडियो में हमने जाना। साथ ही हमने इसकी वैज्ञानिक संकल्पना है उसको अच्छे से समझा। अगला हमारा पॉइंट होगा तो उसमें कार्य की जो प्रकार है, जिसमें हम धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं।